भारत के मुसलमानों पर जुल्म की इंतहाओं को पार कर दिया गया है। कमाल यह है कि मुसलमान इस पर पूरी तरह से खामोश, जो मुस्लिम भारतीय संस्थाएं हैं वो भी पूरी तरह से खामोश, उलमाए दीन पूरी तरह से खामोश, बड़ी बड़ी कमेटियां, संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन, अंजुमनें, मस्जिद कमेटियां पूरी तरह से खामोश 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 और सिर्फ खामोश। लेकिन बात करें दूसरे देशों की तो वो भी खामोश। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा था, दुनिया देख रही है और जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ेगा तो जो कहते हैं कि देश का बजेगा बजेगा डंका बजेगा और बज रहा है तो सच में बजने लगेगा। बहरीन की पार्लियामेंट में ज़बरदस्त तरीके से बहरीन के एमपी ने, नेताओं ने जमकर मोदी सरकार की हिंदूवादी नीति का विरोध किया। बहरीन की पार्लियामेंट में सांसद ने खड़े होकर भारत सरकार पर जमकर अपना गुस्सा निकाला। सही और सीधी बात उन्होंने कही। बहरीन की पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि भारत में हिंदूवादी सरकार हमारे मुसलमान भाइयों पर जुल्म और सितम ढा रही है। अतीक अहमद पूर्व सांसद को पुलिस कस्टडी में मरवा दिया गया। यह पूरी तरह से गलत है, एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हिंदूवादी संगठन भारत में मुसलमानों के खिलाफ जबरदस्त तरीके से हिंसा कर रहे हैं। मोदी सरकार इसको रोकने में विफल है और इसका उल्टा होता यह है कि हिंदू लोग गल्फ देशों में आकर मोहब्बत से, प्यार से नौकरी करते हैं, हम उनके साथ मिलजुल कर रहते हैं। हमारे देश में रहकर वो हर तरह की अपनी धार्मिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं, पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उसी भारत में हमारे मुस्लिम भाइयों को परेशान किया जा रहा है। ये सिर्फ बहरीन की बात नहीं, पूरे अरब देशों को इसकी आलोचना करनी चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि बात हमारे भारत के साथ ट्रेड और डील की है। हम भारत के सहयोगी साथी हैं, भारत सरकार के साथी हैं। हमें इस पर सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि मिलकर इस जुल्म के खिलाफ अपने मुसलमान भाइयों के लिए, हिंदी भाइयों के लिए, जो मुसलमान हिंदुस्तानी भाई हैं हमारे, उनके लिए आवाज उठानी चाहिए। الأخ النائب أحمد عتيق وشقيقه كانوا في حماية الشرطة وكانوا مدارين من قبل الشرطة، ويأتي المتطرفين الهندوس ويوجه لهم السؤال ويقتلهم أمام الشرطة. هذا طبعا العمل ليس بس بيان نستنكر فيه أو يوقف لهذا الحد. يوجد هناك تبادل تجاري ما بين دول الخليج العربي وما بين الدول العربية وما بين جمهورية الهند، واحنا نكن للجالية الهندية في منطقة الخليج وفي البحرين خاصة كل الاحترام والتقدير، ولا يمس أي من هذه الجالية، بل يدافع عنهم ويمارسون طقوسهم وحياتهم على بسلام وأمان. ولكن ما يجري للمسلمين في جمهورية الهند هذا شيء غير مقبول، سواء من مملكة البحرين أو من دول الخليج. ويجب أن يكون لا يقف الموضوع أو الحد في بيان، إصدار بيان أو استنكار، لا، بل نروح أبعد، لأن الحكومة الهندية قاعدة تتمادى، المتطرفة يجب أن توقف عند حدها، ليس من مملكة البحرين ولكن من جميع دول الخليج، أن يجب هناك يأخذون قرارات لوقف هذه النزيف اللي يصير في एक आध पार्लियामेंट नहीं दबाई, दूसरे ने भी इसी तरह का बयान दिया, लेकिन क्योंकि कॉपीराइट का मसला है इस वजह से ये बयान सुना नहीं सकता। लेकिन इन्होंने भी सेम वही बात कही कि भारत सरकार पूरे संयोजित तरीके से ये सब कुछ होने दे रही है और गल्फ देशों को, अरब देशों को जागना चाहिए, इस पर बोलना चाहिए और आलोचना करनी चाहिए। दोस्तों, अब इससे भारत का कितना सम्मान बढ़ रहा है, अब आप सोच लीजिए। अरब देशों ने अगर भारत से मुंह फेर लिया तो हमारे इस देश का हाल और बुरा हो जाएगा। यकीन कीजिए, अरब देश 57 मुस्लिम देश हैं, अगर इन्होंने भारत से मुंह फेर लिया, अभी ज़रा सा मुंह अमेरिका और इजराइल से सऊदी अरब एक अकेले देश ने फेरा है, तिलमिला कर रह गए हैं। इजराइल और अमेरिका को नुकसान पे नुकसान हो रहा है। अब ज़रा सोच के देखिए, अगर 57 देशों ने मोदी सरकार की आलोचना करके मुंह फेर लिया तो फिर हमारे इस भारत को कितना नुकसान पहुंचेगा। हमारे ट्रेड, हमारे बिजनेस, हमारी सारी डील अगर सऊदी अरब समेत अरब देशों ने कैंसिल कर दी और भारत से मुंह फेर लिया
तो हमारे जो हिंदू भाई अरब देशों में जाकर सुकून की सांस ले रहे हैं और सुकून से रह रहे हैं और मोटा पैसा कमा रहे हैं, उनके साथ फिर क्या होगा? उनको वापस आना पड़ जाएगा। अगर अरब सरकार ने, गल्फ देशों ने हमारे हिंदू भाइयों को जो भारत से वहां गए हैं उनको अगर निकालना शुरू कर दिया तो सोच के देखिए कि भारत कितनी बड़ी मुसीबत में आ जाएगा। जो करोड़ों लोग अरब देशों में जाकर अलग अलग जगह काम कर रहे हैं, अचानक से इस बेरोजगारी के माहौल में वो भी वापस आ गए, भेज दिया गया उनको, तो भारत का भविष्य क्या होगा आप समझ सकते हैं। जैसे ही मोदी सरकार ताकत में आई और ताकतवर हुई और अंधभक्तों की तादाद उनके पास बढ़ी और विकास के नाम पर उनके दिमाग में विकास सिर्फ मुसलमानों से नफरत दिखा दिया गया कि विकास यही है, बस मुसलमानों से नफरत करो। तो 15 अगस्त को लाल किले पे जब भारत के प्रधानमंत्री ज्ञान दे रहे थे, भारत की आज़ादी, स्वतंत्रता, कानून, अपने सारी चीज़ें बोले जा रहे थे, तो पीछे से बिल्किस बानो के बलात्कारियों को भारतीय जनता पार्टी रिहा कर रही थी। उसके बाद देश भर में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा किस तरह से बढ़ी है ये किसी से छुपा नहीं है। इसी बीच में दोस्तों इसी सरकार ने, गुजरात की कोर्ट ने 2002 के तमाम आतंकवादियों को बरी कर दिया है, दंगाइयों को बरी कर दिया है। बाबू बजरंगी, विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदू संगठन के 60 से 70 ऐसे लोग थे जिन पर केस चल रहा था। जिस बाबू बजरंगी की बात कर रहा हूं, उस बाबू बजरंगी ने कोर्ट में एक्सेप्ट किया है और वीडियोग्राफी भी उसकी मौजूद है कि हाँ, मैंने मुस्लिम महिला का जो प्रेग्नेंट थी उसका पेट चीरा और पेट में से बच्चा निकाला, उस बच्चे के सीने में मैंने तलवार घुसाई और फिर उस तलवार को हवा में लहराया। ये कांड करने वाले, इस जुल्म की इंतहा को पार कर देने वाले और इस जुल्म को एक्सेप्ट करने वाले शख्स को गुजरात की अदालत ने माफ कर दिया, बल्कि बरी कर दिया है। इसके अलावा 60 से 70 जो आरोपी थे सब के सब बरी हो गए हैं। और उसके बाद कोर्ट के बाहर का जो मंजर है वो वही है, जय श्री राम वाला। आज पहले वो वीडियो देखिए, फिर मैं आपको बाबू बजरंगी का याद दिलाता हूं खेल क्या था। देख लिया मेरे दोस्तों, भारत के मुसलमानों की एक बार फिर से कत्लेआम की तैयारी है। इस बात को गांठ मार के रख लीजिए दोस्तों। ऐसे खराब माहौल में, घटिया माहौल में इन गुंडों और दंगाइयों को रिहा करके गुजरात की कोर्ट ने इशारा दे दिया है कि देश में अब क्या होगा। जिस तरह के लोगों ने ये जय श्री राम के नारे लगाए हैं, ये अचंभे वाली बात नहीं है। आज के दौर में तो जय श्री राम का नारा लगाकर मुसलमान नाम पर गोली चला दो हीरो बता दिया जाता है। तो अब ये क्लियर हो गया है कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले मस्जिद में आग लगाते हैं, मस्जिद तोड़ते हैं, मदरसा तोड़ते हैं, इस्लाम को गाली बकते हैं, दूसरे धर्म को नीचा दिखाते हैं और ये सारा काम जय श्री राम बोलकर किया जाता है। और आपने देख लिया कि इन्होंने भी अब जय श्री राम के नारे लगाए हैं। तो ये जय श्री राम वाले और वो जय श्री राम वाले, इनका मकसद क्या है, इनका मिजाज क्या है और ये किस तरह के संस्कारी हैं। बाबू बजरंगी का वीडियो आज तक से लेकर तमाम चैनलों पर मौजूद है, जिसमें उस बात को उसने एक्सेप्ट किया है कि उसने किस तरह से कांड किया था। आतंकी बाबू बजरंगी ने खुद एक्सेप्ट किया, जो अब क्लिप आप देखने जा रहे हैं, कि हमने 11 मुसलमानों का कत्लेआम किया, पेट काटा, चीरा, मारा और ये सब करने के बाद हमने गृह मंत्री को, उस वक्त गृह मंत्री मोदी जी थे, तो यानी गृह मंत्री को हमने सूचित कर दिया था कि हमने ये काम कर दिया है और अब आप संभाल लीजिएगा। और ये काम करने के बाद मुझे बहुत मजा आया और रात को सुकून की नींद सोया। देखिए हैवान, किसी को नहीं छोड़ा, पनपने ही नहीं चाहिए। मैं तो आज भी बोलता हूँ कि कुछ भी हो, लेडीज हो, बच्चे हो, कुछ भी हो, काटने से कुछ, मारो, काटो, जलाना, कैसा तो लगता है जब मारते तो कैसा मजा आता है सब। उसको मार के आके घर पे सो गए। बस दोस्तों, अब ये तो न्यायपालिका से पूछना चाहिए, उन जज साहब से पूछना चाहिए, किस बेस पर आपने इन लोगों को बरी कर दिया है, रिहा कर दिया है, किसने कहा था, किस आधार पर। दोस्तों,
अदालत उनकी है, सबूत उनका है, वकील उनका है, जज उनका है, सरकार उनकी है, पावर उनकी है, तो वो कुछ भी कर रहे हैं और वो कुछ भी करेंगे। लेकिन हालात इसके बाद और भी बुरे हो चुके हैं। बाबू बजरंगी पर स्पेशल कवरेज आज तक का एक पुराना वीडियो भी निकाल के दिखाने वाला हूं। स्पीड थोड़ी बढ़ा दूंगा ताकि आप जल्दी जल्दी इस रिपोर्ट को देख और समझ पाए। बाबू बजरंगी एक वेरीफाइड, जिसने एक्सेप्ट किया था कि उसने ये कांड किया है। आज तक का ये रिपोर्ट पुराना मौजूद है। बाबू बजरंगी के मुताबिक नरोड़ा में कत्लेआम के अगले दिन मोदी वहां पहुंचे और दंगाइयों का उत्साह बढ़ाया। ब्लैक कमर लेकर दूसरे दिन आए थे, शांत के बहाने आए, जो थे बोले हमने किया, हमने बोले तुमको धन्य है। अच्छा, बाकी तो क्या बोलते हैं, इतने तो आश्वासन दे दिया, फिर उसको खुला तो बोल नहीं सकते, इतना आश्वासन दिया उन्होंने, खुला बोला कि सबसे तुम बाहर है, सिर्फ न सिर्फ एक आदमी बीजेपी नरेंद्र मोदी। बाबू बजरंगी ने मोदी के बारे में जो कहा वो तो कुछ भी नहीं। अब जरा सुनिए नरोड़ा नरसंहार के आरोपी सुरेश हरिशट का ये बयान। मेरी बात सुनो, यहाँ पे जब कांड होने के बाद अपना भाई भी आ रहा है नरेंद्र मोदी भी, फिर बोले कि बराबर बोले जय श्री राम जय श्री राम। वो खुद बोल के गया, यहाँ रोड से गाड़ी लेकर निकला, चाली देगा हमको, यहाँ पे फूल हार डाल के गया, बोले सब बात धन बोले तुमको बोले। अब हमको क्या पता कि ये फूल हार हमारे हत्या बन गए। दोस्तों ये है वो बाबू बजरंगी। 100 से 1 तरफ देखिए, इनको रिहा कर दिया गया, सब के सब बरी हो गए हैं। और ये 2002 में कांड करने वाला उस वक्त के सीएम के सामने कुछ रिपोर्ट पेश कर रहा है। वो सामने कुर्सी पे बैठे हुआ कोई और नहीं, आज के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। पीछे खड़े हुए शख्स आपको नजर आ रहे हैं, आज के माननीय गृह मंत्री जी हैं। माननीय अडानी साहब गिलास में पानी पी रहे हैं। और यही बाबू बजरंगी है जिसका बयान आपने सुना। किस आधार पर इनको रिहा किया गया समझ से परे है। सोचिए, एक बात मेन है, जब सीएम साहब जो गृह मंत्री थे उस वक्त सीएम साहब थे मोदी जी, जब गुजरात में ये हुआ, और बकौल बाबू बजरंगी के कि मोदी जी आए, शाबाशी दी, कहा कि हम सब देख लेंगे, ये सारे बयान उसके रिकॉर्ड में हैं, कोर्ट में पेश भी किए गए थे। तो कमाल तो यही है कि जब 2002 में सीएम थे मोदी जी तो दंगा हुआ और ये जेल भी गए कुछ वक्त बाद, ये तमाम। और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो आज के इस दौर में वो सब के सब बरी हो गए। तो बहुत बढ़िया सवाल है मोदी जी ने, तालियां। अब इस देश में क्या होने वाला है, अब हमारे इस देश में बिल्किस बानो के बलात्कारी खुल्लम खुल्ला आम लोगों के साथ घूम रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के स्टेज पर नजर आ रहे हैं और वो मोदी जी के लिए चुनाव भी लड़ सकते हैं। अब बाबू बजरंगी जैसे कई सारे गुंडे, आतंकवादी, मुसलमानों के खून के प्यासे और कातिल, और ऐसे कातिल जो मुस्लिम महिलाओं के पेट को चीर के, अभी जो बच्चा जन्मा नहीं है उसको बाहर निकाल के उसके पेट में तलवार घोंप के हवा में लहराने वाले, ऐसे को अब छोड़ दिया है, जो कि अब बड़े बड़े मंचों पर आपको नजर आएंगे। मुबारक हो और आपका स्वागत है मोदी जी के इस नए भारत में। दोस्तों, अतीक अहमद का कत्ल करवाकर खुशियां मनाई जा रही हैं, उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। गैर कानूनी तरीके से गोली मारकर किसी शख्स का कत्ल करवाकर एक बड़ा समाज, खास समाज खुशियां मना रहा है। सैमसंग को इस वीडियो को, रिपोर्ट को मेंशन कीजिएगा। सैमसंग के एम्प्लॉई भी, जो सैमसंग कंपनी में काम करने वाले हिंदू संगठन से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और योगी जी के अंधभक्त हैं, वो खुशियां मना रहे हैं। और उनकी लैंग्वेज को देखिए और समझिए कि आगे क्या क्या मुसलमानों के साथ होने की साजिश रची जा रही है और कैसा माहौल बना दिया गया है। आज हम लड्डू बांट रहे हैं क्योंकि हमारे देश से कुत्ते का सफाया हुआ है, जो बोलता था मैं शेर हूँ, कुत्ते की मौत मारा, कुत्ते की मौत। योगी राज में कुत्ते की मौत, हर वो कोई मरेगा जो अपने वो शेर बोलता है। गुंडा राज खतरा, भाई साहब लड्डू और लड्डू, ये लो जी, अति कुत्ता मारा गया, कुत्ता, कुत्ते की मौत, सुअर, लो जी लड्डू खाओ। और बकवास करेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा, ऐसे मैं मारूंगा बाकी वो, लो जी, जय श्री राम, जय राम। वहीं दोस्तों, ये बात तो क्लियर हो गई है कि अतीक अहमद को मरवाने में राजनीतिक हाथ था और भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठन का
बड़ा अहम रोल है और शक पुलिस प्रशासन पर भी है। कई सारे पुलिस अफसरों को डिसमिस किया गया है। अब यहां पर दो बात आप जरा सोचिए, अगर पुलिस प्रशासन सही थी तो भाई डिसमिस क्यों किया? और दूसरी बात ये कि दिन दहाड़े जिस प्रकार से मारा गया और 10 बजे ही रात को अतीक अहमद को अस्पताल लेके जाया जाएगा, ये मीडिया को और उनको बताने वाला कौन था? जिस तरह से तुरंत अतीक को मार दिया गया और पुलिस को एक खरोच भी नहीं आई और पुलिस तुरंत बड़े ही प्यार से, जैसे उन्होंने सरेंडर कर दिया, प्री प्लान्ड, आनन फानन पब्लिक को पता चलने से पहले उनको बचाकर वहां से ले गई और कह दिया हमने गिरफ्तार कर जेल में डाल लिया। सोचने वाली बात है दोस्तों। अब ये देखिए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने और एक्सपर्ट ने उस सीन को रिक्रिएट किया ये देखने के लिए कि आखिर उस वक्त क्या क्या हुआ होगा। ऐसे मारा था पूर्व सांसद अतीक अहमद को और पूर्व विधायक अशरफ अहमद को। पुलिस हाथ बांधे खड़ी रही थी। आज इलाहाबाद के कॉन्क्लेव अस्पताल में 2 व्यक्तियों को अतीक और अशरफ बनाकर लाया गया और हत्या के सीन को रिक्रिएट करके देखा गया। क्या क्या हुआ था इस पूरे सीन को वीडियोग्राफी करके सेव किया गया और बाद में इसको और भी जो है डिटेल में चेक किया जाएगा और कई सारे इससे सबूत भी मिलेंगे, कई सारे अनुमान इससे लगाए जाएंगे। एक बात तो क्लियर है, वो कांड रात में हुआ था और ये सीन क्रिएट उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिन के उजाले में किया है। दूसरी बात यह है कि इस सीन में भी साफ नजर आ रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस हाथ बांधे चुपचाप खड़ी है या पीछे खड़ी है और वो मार कर चले जाते हैं। इस पूरे सीन में ये देखा गया है। इसके अलावा जस्टिस लोकुर ने वही बात कही है जो मैं आपके सामने रख रहा था। अब देखिए, जस्टिस लोकुर ने कहा अतीक के हत्यारों को कैसे पता चला कि रात 10 बजे उन्हें अस्पताल ले जाया जा सकता है? उन्हें कैसे पता चला कि वहां मीडिया होगा और वो मीडिया कर्मी होने का दिखावा करके आ सकते हैं? यह अपने में दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है। यह सारी दुनिया को पता है कि अतीक अहमद के कातिल कौन है। यह सारी दुनिया को पता है कि वो कौन सा शख्स है जो कुछ वक्त पहले संसद में भौ भौ करके रो रहा था और सत्ता में आने के बाद कहता है कि उसको यहां मिला देंगे और उसको फलाना मिला देंगे, उसको धमाका में मिला देंगे। अपने में ही एक बड़ा सवाल है। अपने पर से सारे केस निमटवा करके अगला इंसान एकदम जो है दूध का धुला बना हुआ है। अब कई तरह के सवाल हैं। एक तरफ अगर कोई मुसलमान अतीक अहमद के समर्थन में 2 लाइन बोल दे रहा है, वो भी अतीक अहमद गुंडे और आतंकी के समर्थन में नहीं, अतीक अहमद को गैर कानूनी तरीके से मारा गया, ये कानून का कत्ल है। इस बात पर जब कोई मुसलमान बोलता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने इस शख्स को देखिए जिसने व्हाट्सएप स्टेटस पर एक सिंपल सी बात लिख दी थी, जंजीर से बंधे शेरों पर कुत्तों का हमला। जाहिर सी बात वो कुत्ते ही तो थे भाई, वो कौन से सरकारी आदमी थे भाई? या फिर योगी सरकार कहते कि भाई सरकारी आदमी थे, धार्मिक आदमी थे, है ना? जय श्री राम का नारा लगा दिया तो इसका मतलब थोड़ा कि वो धार्मिक हो गया। अरे भाई वो शराबी थे, उनके घर वालों का कहना है कि ये नशेड़ी गंजड़ी थे, नशा करते थे। अब आप ये देखिए कि फरहान को गिरफ्तार कर लिया गया और इसमें जो जानकारी आगे की है वो ये कि व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाया था, तो स्टेटस कौन देखेगा? जो दोस्त होंगे, जो साथी होंगे वही तो। कान्हा नाम का इनका एक दोस्त था, कान्हा फरहान का, उसने स्टेटस देखा और एफआईआर कर दी जाकर। और कान्हा के बारे में फरहान के पिता बताते हैं कि बचपन से साथ स्कूल में पढ़े और गलियों में खेल कूद कर बड़े हुए। और आज देखिए उसी कान्हा ने 30 सेकंड नहीं लगाए एफआईआर करने में। तो दिल्ली में जब दंगा हुआ तो वहां के मासूम मुसलमानों ने कहा नहीं नहीं वो तो बाहर से आए थे, वो तो दूर के थे। अच्छा, आज सोचिए आप लोग, बाहर के थे या अड़ोस पड़ोस के थे? अड़ोस पड़ोस के थे, तभी आपको वो चाहते थे कि आप वहां से परेशान होकर भाग जाएं। वरना बाहर के लोगों को कैसे पता कि किस गली में कौन सा मकान हिंदू का और कौन सा मुसलमान का है, कौन से इलाके में मस्जिद है, कौन सी गली में कितनी मस्जिद है और कौन सा मदरसा है, किस घर में मदरसा चलता है? ये तवज्जो देने वाली और सोचने समझने वाली बात है।
तो मुसलमान अगर स्टेटस लगा रहा है अतीक पर रिएक्ट करते हुए तो गिरफ्तारी हो जा रही है। उधर वही हिनूदी लोग, बहुसंख्यक समाज के लोग अतीक के कत्ल को सही ठहरा रहे हैं और वध बता रहे हैं। इस पर कोई कार्रवाई नहीं है, कानून पूरी तरह से खामोश है। अच्छा, कानून और प्रशासन खामोश होकर खुद योगी जी मोहर लगा रहे हैं कि हाँ जी जो सोच रहे हो सही सोच रहे हो, वरना गिरफ्तार उनको भी होना चाहिए जो कानून की धज्जियां उड़ाने पर खुशियां मना रहे हैं। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। मैं हिंदू अंकित भटनागर, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा। भाइयों, कल जिस आपने सुना होगा कि जिस तरह से अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का 3 युवाओं ने हत्या कर दी। हत्या नहीं, ये वध है। जिस तरह से हमारे श्री रामचंद्र जी ने रामायण में और श्री कृष्ण जी ने महाभारत में राक्षसों का वध किया, उसी तरह आतंक का अंत इन 3 युवाओं के द्वारा किया गया है। इसलिए अखिल भारत हिंदू महासभा मध्य प्रदेश इन तीनों युवाओं को, जब इनकी जो कानूनी प्रक्रिया, ये पकड़े गए हैं, इसके कानूनी प्रक्रिया के बाद इनको सजा या जो भी होता है कानून जिनको जो सजा देती है, उसके बाद अखिल भारत हिंदू महासभा मध्य प्रदेश इन तीनों युवाओं का सम्मान करेगी और इनकी बातें लेके जन जन तक पहुंचेगी कि किस तरह से एक सामान्य परिवार के लोगों ने एक आतंक का अंत अतीक अहमद के रूप में किया है। और इससे लोगों तक ये बात पहुंचेगी कि कहीं ना कहीं हमें भी आतंक के खिलाफ खड़े होना चाहिए। हालांकि कानून की दृष्टि में ये गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं उन युवाओं की आहत हुई होंगी, इससे उन्होंने ये कदम उठाया। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। अब भैया रामराज की बात हो रही है और हमारे माननीय गृह मंत्री ने कहा था उत्तर प्रदेश में लड़की रात को 12 बजे सोना लाद के स्कूटी पे, अब उत्तर प्रदेश में ही बस बात यह है कि लड़की भी है और स्कूटी भी है और घर भी है और सोना भी लादा हुआ है। लेकिन बस कहानी में ट्विस्ट यह है कि दिन है। दिन के उजाले में ये देखिए कमाल, एक महिला स्कूटी से आती है और अपने घर में आती है, घर आ रही है वो हैं। कमाल देखिए, जब वो घर में आती है, ये आई व्हाइट स्कूटी से, ये अपने घर के अंदर डालने के लिए, गाड़ी लगाने के लिए गेट खोलती है पीछे से। आहा हा हा, ये पता नहीं कौन है, आते हैं सोने की चैन खींचते हैं। दिन दहाड़े हो रहा है ये काम। सोना लादने होगा था गृह मंत्री जी ने, वो सोना लेके भाग गया। और इतना ही नहीं, मुस्कुराइए आप, हमारे लखनऊ में है उत्तर प्रदेश में, वहां दिन दहाड़े दिन की रोशनी में एक महिला का पर्स छीनकर स्कूटी पे ले गए। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लामोफोबिया फैलाने का रिकॉर्ड भारत में बना लिया है। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा मुसलमानों से नफरत इस वक्त भारत में की जा रही है लगातार। और यही वही भारत है जहां पर हिंदू मुस्लिम एक वक्त बिल्कुल सगे भाइयों की तरह मिलकर रहा करते थे, लेकिन अब तस्वीरें बदल गई हैं। खासकर जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज बड़े बड़े नेता मुसलमानों के खिलाफ खुल्लम खुल्ला बयान देते हैं, तो उसके बाद उन्हीं के राज्य में हिंसा बढ़ना और मुसलमानों का कत्लेआम होना बिल्कुल वाजिब है। और भारतीय जनता पार्टी का मकसद भी यही नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश में मुसलमानों के खिलाफ बयान देने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कमी नहीं है। इस बीच में ताज़ा तस्वीर आई है, इस रमज़ान पाक के मौके पर भी जहरीले जानवरों को, नारंगियों को सुकून नहीं है। खंडवा मध्य प्रदेश में नमाज अदा करके लौट रहे थे 2 मुसलमान। एक जय श्री राम वाली भीड़ ने, जाहिर सी बात है वो हुनूदी भीड़ होती है, उसके अलावा कोई नहीं होती, दोनों एक युवक को, एक बुजुर्ग को बुरी तरह से पीटा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुसलमान थे। अब मुसलमानों को मारने की वजह खत्म हो गई है। पहले किसी न किसी बहाने से मारा जाता था, अब दाढ़ी है, टोपी है, मुसलमान है तो मारना जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने यही समझाया है।
और अगर हिंदुत्व बचाना है, हिंदुओं को बचाना है, तो मुसलमानों को मारना जरूरी है। ऐसा हिंदूवादी संगठनें अपने भाषणों में बोलती आ रही हैं। इसके अलावा दोस्तों, खंडवा मध्य प्रदेश में जगह जगह इसी तरह से मुसलमानों को मारा और पीटा जा रहा है। हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, जहां देखो तुरंत मुसलमान को मार दिया जाता है। अब आप खुद देख लीजिए, भारत के मुसलमानों को खुद समझना होगा कि आप अपने आप को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। ये खंडवा की तस्वीरें हैं, कॉपीराइट के चलते हुए मैं आपको अलग से नहीं दिखा सकता। इस देश के मुसलमान, दलित और जो दूसरे लोग हैं, इस बात को अच्छे से समझ लें कि आपके खिलाफ एक बड़ी भीड़ हथियारबंद तैनात है, तैयार है, और मोदी सरकार बड़े बड़े गुंडों, मवालियों, नरसंहार करने वालों को जेल से तेजी से बाहर भेज रही है ताकि वो इन सबको लीड कर सकें। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सच से डरती है, डरपोक सरकार है। आतंकियों को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, गुंडों को शामिल कर रही है, बलात्कारियों को रिहा कर रही है। इनके खिलाफ अगर कोई दो लाइन बोलता है तो क्या किया जाता है, सबको मालूम है। केजरीवाल ने चौथी पास राजा की एक कहानी सुनाई थी। वो किसी शख्स पर बहुत सटीक बैठ रही थी, जिसके बाद ऊपर से फोन आया। एनडीटीवी समेत लगभग गोदी मीडिया के तमाम चैनलों से उस वीडियो को हटा लिया गया। तो आप समझ सकते हैं कौन डरपोक है और किसका 56 इंच का है। कमाल की बात यह है, पुलवामा पर खुलासा किया माननीय सत्यपाल मलिक जी ने। तुरंत अतीक अहमद का अगले दिन कत्ल करवाकर उस मामले को गायब करवा दिया जाता है। उधर दोस्तों, चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में पूरे देश में हिंदू मुसलमान की नफरत है वो चरम सीमा पर है। तमाम हिंदू संगठन, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस वक्त सिर्फ नफरत फैलाने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको दंगे से ही फायदा होता है। ये बात बिल्कुल साफ है, इसमें अब ढका छुपा कुछ भी नहीं है। यही बात एक तरफ रखते हुए, जहां हमारे गृह मंत्री ने कहा था कि रात को 12 बजे भी सोना लाद के लड़की निकल सकती है, वहीं इसी सरकार ने यह भी कहा था कि जब से मोदी सरकार आई है एक भी आतंकी घटना नहीं हुई है। लेकिन कमाल की बात यह है, जैसे ही चुनाव सर पर होते हैं आतंकी हमले होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा ही पुलवामा था। पुलवामा में 40 हमारे जवान शहीद हुए, उस पर वोट किसने मांगा? मोदी जी ने। वो आप पहले की रिपोर्ट में देख चुके हैं, सुन चुके हैं मेरे दोस्तों। इसके अलावा अब कल क्या हुआ? ग्रेनेड हमला सेना के कॉन्वॉय पे, सेना के काफिले पर हुआ, जिसमें हमारे 4 से 5 सेना के जवान शहीद हुए और कई घायल। है ना भाई, क्रोनोलॉजी समझिए आप। चुनाव सर पर है, नफरत भी बेइंतहा है और आतंकवादी भी आ गए हैं। तो कल तक जो कह रहे थे कि आतंक खत्म कर दिया, आतंकवादी खत्म कर दिए, अब आतंकी थर-थर कांपते हैं। चुनाव सर पर है, आतंकवादी ग्रेनेड फेंक रहे हैं। अंदर आपको पानी छानी है, बीच दो बंदे पीछे, दो बंदे सर गाड़ी में पीछे, दो बंदे इस गाड़ी में रखा है सर, इस गाड़ी में अपना वेपन लो पहले सर। खेल बहुत बड़ा होने वाला है, आपको समझना होगा। हालात को देखिए, सोशल मीडिया को देखिए। एक बड़ा समाज मुसलमानों के खिलाफ 24 घंटे हिंसा, आतंक और नफरत की बात कर रहा है। आपकी स्क्रीन पर इस ट्वीट को देखिए। फोटो ब्लर कर रहा हूं क्योंकि देखने लायक नहीं है, अच्छा नहीं लगेगा। पुष्पेंद्र
कुलश्रेष्ठ नाम का ये दंगाई जो हिंदुत्व और हिंदू की बात करता है और हिंदू और हिंदुत्व की बात करते हुए सिर्फ नफरत फैलाता है। लिखता है कन्वर्ट होकर मरना अच्छा है ना, प्यार में मर जाए तो पानी में नहीं डूबता। अंकिता विजय नाम की कम्युनिस्ट हिंदू लड़की को अब्दुल से प्यार हुआ और वो स्वर्ग जाना चाहती थी, लेकिन अब्दुल ने जीते जी नरक दिखा दिया। यह है हिंदू मुस्लिम का प्यार, जिंदा हो या मरे हिंदू लड़की नरक भोगती है। ठीक इसी तरह से काजल मिश्रा नाम की एक दंगाई है जो देश का माहौल खराब करने का काम कर रही है। सेम कॉपी पेस्ट। आप एक एक लाइन देखिए, मैं दोनों का ट्वीट लगा रहा हूं एक साथ। देखिए, काजल मिश्रा के 65,000 से ज्यादा ट्विटर पर फॉलोवर हैं। आप एक एक लाइन देखिए, एक एक मतलब स्पेस का भी फर्क नहीं है, सेम वही चीज लिखी गई है। और इसके अलावा दर्जनों लोगों ने, यानी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी आईटी सेल की तरफ से जो चीज भेज दी जाती है वो तमाम सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर तुरंत नफरत फैलाने के काम करने लगते हैं शेयर करके। तो ये दोनों तस्वीरें इस बात का सबूत है कि ये कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और किसके कहने पे कर रहे हैं आप अच्छे से जानते हैं। अब तो गुजरात के दंगाइयों को भी छोड़ा जा रहा है, एक्सपीरियंस है भाई वो। और तमाम हिंदू संगठनों ने मोहल्ले मोहल्ले में, गली गली में अपने हिंदुओं के घरों में हथियार बहानों से पहुंचा दिए हैं। माहौल समझने की कोशिश करो। अब दोस्तों इस खबर की असलियत देख लीजिए। तस्वीरें वही हैं, लेकिन ऊपर न्यूज़ 24 ने खबर कुछ और लिखी है। मलयालम एक्ट्रेस अनिका विजय विक्रमन को एक्स बॉयफ्रेंड ने इतना पीटा कि आंखें और मुंह सूज गए। एक्ट्रेस ने कहा, मैंने पुलिस में शिकायत नहीं की क्योंकि बॉयफ्रेंड पैरों में गिरकर रोने लगा। ठीक है मेरे दोस्तों, अब आप यहां सोचेंगे कि रजा भाई सही तो खबर है, लेकिन यहां आप गोदी मीडिया का आतंक नहीं समझ पाए। इसी खबर को गोदी मीडिया ने बिना नाम के इसलिए रखा ताकि हिंदुत्व का नाम सामने ना आए। जहां नाम खा जाए गोदी मीडिया, वहां समझ जाओ कि इसके पीछे कौन है और उसका धर्म क्या होगा। इसी का फायदा उठाते हुए इन तमाम लोगों ने, हिंदूवादी लोगों ने तुरंत नफरत फैलाना शुरू कर दिया। दो एग्जाम्पल आपके सामने रख चुका हूं। अब औकात इनकी खबर सही थी, लेकिन नाम कैसे खाया गया है वो आपने देख लिया। अब आइए इनकी औकात दिखाते हैं और इनके जो बंद हैं बीच में से चीरते हैं। गोदी मीडिया का ही सबूत लगाओ भाई साहब। अनूप पिल्लई, इनके एक्स बॉयफ्रेंड ने इनको मारा था। सबूत गोदी मीडिया से ही। News of allegations of domestic violence. Malayalam actress Anika Vikraman has claimed that her ex-boyfriend Anup Pillai assaulted her. The pictures have also gone viral. Anika Vikraman alleged that her ex-boyfriend Anup Pillai used to beat her up. She also claimed that he abused her mentally and physically for several years. ईद का माहौल है, मुसलमानों थोड़ा संभल के रहिएगा। अपने घरों के बाहर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करो, मस्जिद मदारिस के बाहर सीसीटीवी लगाओ। ईद का मौका है, मुसलमान परिवार अपनी बहन बेटियों पर ध्यान दें। मुसलमान लड़कियों से मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है, हालात बड़े बेकार हैं। तुम्हारी वजह से पूरी मुस्लिम कौम की रीढ़ की हड्डी पर चोट पहुंच रही है, लिहाजा ऐसा कोई काम ना करें जिससे हम लोगों का सर नीचा हो। इसके अलावा भैया आपकी मोहब्बत तो मिलती रहती है, बस आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। इसके अलावा फरीज़ा मोहम्मद मुरसलीन शेख नाम के जहां भी ये शख्स हैं भैया, देखिए ये मोहब्बत है। ईद से पहले भैया ने ईदी भेज दी है हमें, बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले। तो भाई नाम लेकर बोलना ज़रूरी था, क्योंकि भाई इन्होंने 5,000 रुपये भेज दिए थे। ठीक है, तो भाई मोहब्बत होती है। देखिए आदमी, सिर्फ आप लोग मुझे वीडियो में देखते हैं और इतनी मोहब्बत हो जाती है कि आप हमारे बारे में सोचने लगते हैं कि ईद आ रही है भाई, चलो अपने भाई के लिए कुछ करते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बस स्पेशली नाम लेके बोलना ज़रूरी था, क्योंकि कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए नाम लिख भी दिया है और बोल भी दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर किसी को लग रहा है कि हाँ आप भी ईदी देना चाहते हैं हमारी टीम को, तो कोई बात नहीं भाई, हर वीडियो के एंडर में स्कैनर लगा हुआ है, डोंट वरी। दूसरी बात यह है कि ये मजाक की बात नहीं है कि हमारी मुसलमान लड़कियां गलत ट्रैक पर जा रही हैं। अब एक बात याद रखिएगा, ईद ख़त्म होगी और इसके बाद
सारी हरामकारियां शुरू होंगी जितने शैतान रुके हुए हैं। इस वजह से कह रहा हूं, आप भी अगर पब्लिक प्लेस में हैं, आंखें खुली रखिए। अपने कौम की, मज़हब की कोई लड़की गलत जा रही हो तो बेझिझक उसको रोकिए और समझाइए। अब भोपाल का ही एक मैटर आप समझ लीजिए, और ये वीडियो लड़कियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा, जो लड़कियां हैं और जिन पर शक है कि हाँ ये इनका राहुल ऐसा नहीं है, सोचती हैं। भोपाल में सना और शाहीन नाम की 2 लड़कियां जो 2 हिंदू लड़कों के साथ 2 साल से रिलेशनशिप में थीं। करण और निखिल 2 साल तक ये उनके साथ ओयो ओयो खेलती रहीं प्यार के नाम पर। और जब सना और शाहीन ने अपने अपने बॉयफ्रेंड से शादी के लिए जिद करी तो करण और निखिल ने किसी बहाने इनको दूसरे शहर लेकर ये जाते हैं और रास्ते में अंकित नाम के अपने तीसरे दोस्त की मदद से एक एक करके जंगल में लड़कियों को ले जाकर, जी हाँ, छुरा घोंप देते हैं गर्दन में। कई वार करते हैं, गला दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हुआ ये कि उधर से गुजर रहा था एक एम्बुलेंस ड्राइवर, उसने देखा, शोर सुना और आया और उसने बचा लिया मामला। ये दोनों का खात्मा यहीं हो जाता, लेकिन बच गया। अब जो बात मैंने कही है वही एसीपी साहब कहेंगे, सुनिए और सबक लीजिए। ये परसों की घटना है। भोपाल से 2 युवतियों का, भोपाल के ही 2 युवक निखिल और करण से प्रेम संबंध था। पिछले 2 साल से उनके बीच में रिलेशन रहा है। इस बीच में युवतियों ने जब शादी के लिए दबाव डाला तो दोनों युवक इनको बहला फुसला के और सिलवानी ले जाने का आश्वासन दिया कि तू रास्ते में जमुनिया घाटी पर उनको उतार के, और उनसे बोला गया कि यहाँ एक होटल में शादी का प्रबंध करेंगे। ये रात को 9:30 बजे के आसपास इन्होंने अपने एक तीसरे साथी अंकित की मदद से बारी बारी जंगल में ले जाके और इनकी हत्या करने का प्रयत्न किया। दोनों युवतियों के गले में चाकू के कई निशान हैं और सर पे वार भी किया गया और गला भी घोटा गया। मौके पर एक एम्बुलेंस के चालक ने जब इनकी आवाज़ सुनी तो उसने फिर इनकी मदद की और पुलिस को सूचना दी। दोनों घायल युवतियों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वर्तमान में भर्ती करा के और उपचार कराया जा रहा है। इस घटना के तीनों आरोपियों को भोपाल पुलिस की मदद से हमने दस्तयाब करके और गिरफ्तार कर लिया है। आज माननीय न्यायालय में इनको प्रस्तुत किया जा रहा है। भैया इतना ही नहीं, अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, पटना, हर जगह से तस्वीरें आ रही हैं। हिंदू समाज से जुड़े हुए युवकों के साथ बुरी तरह से मुस्लिम लड़कियां फंस चुकी हैं। और बेगैरती इतनी कि मॉडर्निटी के नाम पर कि हमारे घर में तो ऐसा माहौल है नहीं, हमारे घर वाले तो बहुत ही एकदम खुले दिमाग के हैं, हम किसी से ऐसी नफरत नहीं रखते। अच्छा, जिस नफरत के तहत तुम्हें बिस्तर पर ले जाकर तुम्हारे जिस्म को नोचा जा रहा है मोहब्बत के नाम पर, उसके प्लानिंग के बारे में कुछ पता है? लानत है ऐसे बाप पर, लानत है ऐसे भाई पर जिनकी बहनें ये सब कर रही हैं, उनको पता ही नहीं है क्योंकि वो अपनी वालों के साथ बिजी हैं। बाप अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रहा है, घर में टाइम नहीं दे रहा है, वो पैसा कमाने में लगा है, कारखाने में हाथ पैर काले कर रहा है बेचारा, और भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगा हुआ है, और बहन क्या कर रही है पता ही नहीं है, बिटिया क्या कर रही है पता नहीं। देखिए एक और वारदात। भाई देखिए भाई, ये नामपल्ली में है भाई, हम वहाँ जाते आते बच्चों देखे, इन्हें मुसलमान है, मुसलमान नहीं है, भाई का चट्टा है, चट्टे के साथ बच्ची है। अरे गाड़ी रोको यार, गाड़ी पे जाओ, उतरो, उतरो, उतर, उतर, गाड़ी पे जाओ, उतर, उतर। घर वालों को फोन करो, फोन करो, घर वालों को फोन करो। घर वालों को फोन करो, फोन करो, घर वालों को फोन करो, बच्ची है भाई, मारो न को भाई, घर वालों को फोन करो। नहीं भाई, घर वालों
वालों को फोन करो भाई, बुलाओ घर वालों को, बुलाओ भाई। कुछ भी होगा, वो कुछ भी होगा, नहीं मालूम आपको क्या चल रहा है। आप कैसा घूमते हो उनके साथ? नहीं, घर वालों को फोन करो आप, घर वालों को फोन करो आप। आंध्रा के होंगे कहीं के लिए, मारो ना को बोलो बात करेंगे। इसके बावजूद आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो अब मैं क्या ही समझाऊं। आखिर में एक बार फिर से इस बयान को सुनिए कि भगवा आतंकवादी किस प्रकार से पूरी प्लानिंग के तहत हमारी मुसलमान लड़कियों का इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें कमज़ोर करने की प्लानिंग कर चुके हैं और ये काम शुरू हो चुका है। अगर हमने मुसलमानों को कमज़ोर करना है तो सबसे पहले हमें उनकी लड़कियों पे टारगेट करना होगा। जब हम उनकी लड़कियों पे टारगेट करेंगे अपने आप ही साले कमज़ोर हो जाएंगे। कुछ मत करो, हमारी मुसलमानों से लड़ाई है नहीं, हमें तो उनकी लड़कियों से प्यार है। हम तो उसकी लड़कियों से प्यार करेंगे ना, क्यों? अपने आप ही कमजोर होते चले जाएंगे। बस दोस्तों, इसके अलावा मेरे पास सब कुछ बोलने के लिए है नहीं। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। जब तक हूँ तब तक हूँ। जय हिंद।